नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर लगा रही है जमकर आरोप। शहर में नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला। 12 मई की रात को भटेरा चौकी से 13 लाख रुपए की हुई चोरी। मंडी में हमालों की कमी से मचा बवाल। किसानों के विरोध पर 2 दिन बाद हुई धान की खरीदी। मुस्लिम धर्मगुरु पर अश्लील टिप्पणी मामले के आरोपी की गिरफ्तारी पर समाज के लोगों ने 20 मई तक का दिया अल्टीमेटम। शासन की शक्ति और सब्सिडी की वजह से सोलर एनर्जी की योजना मैदानी स्तर पर हो रही थी। बढ़ती महंगाई की वजह से अटकी पीएम आवास निर्माण की रफ्तार। बालाघाट नगर में बढ़ती चोरी के वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 2 दिनों में चोरों ने जहां सुभाष नगर में एक सुने मकान को निशाना बनाया, तो वहीं बीती रात चोरों ने भटेरा चौकी स्थित हार्टिकल्चर के हेड लिपिक रोशनलाल गौतम के सुने मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने इस मकान से करीब 13 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी 20,000 रुपए की चोरी कर ली। 12 मई की रात्रि यह चोरी उस समय हुई जब रोशनलाल गौतम अपने परिवार के साथ ग्राम सिहारी लांजी अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। यह घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने श्री गौतम के निवास में पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 मई को ग्राम सिहारी लांजी में रोशनलाल गौतम के रिश्तेदारी में शादी थी। मकान में ताला लगाकर परिवार के सभी सदस्य शादी में शामिल होने के लिए सिहारी लांजी गए थे, जिनके जाने के बाद मकान पूरा सूना था। रात्रि में चोरों ने मकान को अपना निशाना बनाते हुए मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और मकान के अंदर रखी 4 अलमारी को तोड़ते हुए उनमें रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए चोरी कर लिए। 13 मई को सुबह रोशनलाल गौतम के पड़ोसियों ने मकान के सामने का दरवाजा हल्का सा खुला देखा। शक होने पर उन्होंने अंदर जाकर देखा। अंदर सामान अस्त व्यस्त, अलमारी खुली देखी और चोरी होने की भनक लगते ही उन्होंने रोशनलाल को घटना के संबंध में बताया। सूचना मिलते ही रोशनलाल गौतम परिवार के साथ घर आया और देखा कि घर का सारा सामान बिखरा, अलमारी खुली हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की है। डॉग स्क्वाड से चोरों का सुराग लगाया गया, किंतु सफलता नहीं मिल पाई। ये मेरे पड़ोसी योगेश सरनागर जी ने मुझे 10:30 बजे फोन करके बताया कि आपके गेट में ताला है और मेन गेट खुला है। तो बोले आप कहाँ पे हो? मैंने बोला शादी समारोह कार्यक्रम में आया हुआ हूँ। नहीं, बोले आपके यहाँ पे रहना चाहिए, कुछ न कुछ हुआ है, आप आओ। तो इस बीच में कहना चाहिए मैम सीधे वहाँ से निकले परिवार सहित और सीधे थाने आए। थाने में कहना चाहिए टीआई साहब से मिले और कहना चाहिए तो टीआई साहब ने डॉग स्टॉक और तुम्हारे फिंगरप्रिंट वाले और एक एसआई साहब को साथ में भेजे। फिर गए घर में जाकर के देखे तो पूरी अलमारी टूटी पड़ी हुई थी, सामान बिखरा हुआ था। 3 अलमारी टूटी हुई थी, 4 हैं तो, और ये खुली हुई थी, उसमें कपड़े से कुछ नहीं हुआ। 3 अलमारी के लाख पूरे टूटे हुए थे, सामान पूरा बिखरा हुआ था। लगभग 12-13 लाख का कहना चाहिए सामान चोरी हुआ। गर्मी की छुट्टी मनाने महाराष्ट्र के नागपुर से उगली के सारसडोल आए एक 11 वर्षीय बालक की ट्रैक्टर की चपेट में आने से ग्राम बेसा हुडकेश्वर नागपुर निवासी 11 वर्षीय प्रणय पिता कुशनलाल पारधी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना उगली ग्राम सारसडोल निवासी शिव प्रसाद तुरकर के घर नागपुर के हुडकेश्वर बेसा निवासी उनका भांजा प्रणय पारधी छुट्टी मनाने के लिए आया था। शिव प्रसाद के पड़ोस में ही शादी कार्यक्रम आयोजित था, जहां गुरुवार शाम करीब 6 बजे बालक घर के सामने सड़क पर घूम रहा था। इसी दौरान टेंट हाउस के ट्रैक्टर चालक ने तेज रफ्तार पूर्वक लापरवाही से वाहन चलाकर बालक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया, जिससे उनके मामा शिव प्रसाद तुरकर ने एम्बुलेंस की मदद से रात्रि 9 बजे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रणय घर से बाहर आया था और ट्रैक्टर वाला जा रहा था तो अपने साइड पे था। ट्रैक्टर वाले ने आगे से मार दिया उसको। अच्छा।
फिर क्या हुआ, उसको हमने एक्सीडेंट हो गया, उसको उठा के सीधे बालाघाट लेके आए। नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आमगांव घोड़गा टोला में एक 9 वर्षीय बालक की विद्युत करंट लगने से 9 वर्षीय यश पिता भादुलाल पांचे की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यश परिजनों के कहने पर घर के कुएं में लगी पानी की मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर में लगी बटन दबाने गया था, जहां मोटर चालू करने के बाद वो वापस नहीं आया, जिस पर उसके परिजनों ने यश को पाइप पकड़ने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन यश कोई जवाब नहीं दे रहा था। जिस पर उसके चाचा ने जाकर देखा तो यश स्टार्टर के पास बेहोशी की हालत में गिरा हुआ था, वहाँ कुछ बोल नहीं पा रहा था, जिस पर यश के परिजन उसे तुरंत ही जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वो उसी ने मेरे से मोटर चालू करा। मैं फिर पानी भरने के लिए उधर पीछे टाके में था पाइप लेके, फिर वहाँ से उसको बोला, फिर वो वहाँ से इधर आ गया इधर पीछे साइड में। अब वो पता नहीं वो गुंडी से वो पानी डाल रहा था कूलर में कि क्या कर रहा था। मैंने बोला अभी पाइप को पकड़ के रखो, मैं गुंडी वगैरह सब खाली करके इधर ला लेता हूँ। और उसके बाद फिर वो आवाज़ लगाते लगाते मैं देखा उसको कोई इधर नहीं आ रहा है। वो मैंने बोला ये गया कहाँ। उसके बाद फिर उधर से मैं पीछे आया तो देखा वहाँ पर तो गुंडी इधर फेंकी हुई थी और वो एकदम कूलर के पास ही कोने में चिपका हुआ था। साहब क्या बताऊँ। केंद्र सरकार के द्वारा गरीब वर्ग को पक्के आवास देने की मंशा से प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई और शासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं, जिससे गरीबों का पक्का आवास बन सके, परंतु शासन की योजना बढ़ती महंगाई के चलते विफल होती दिख रही है। हितग्राही अपने पक्के आवास के निर्माण की चाह में अपने पुश्तैनी जमीन व जेवरात बेचकर कर्जदार बनता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसका आशियाना वर्तमान समय तक पूर्ण नहीं हो पाया है। महंगाई के इस दौर में जितनी राशि शासन से मिल रही है उतने में मकान बनना संभव भी नहीं है और मिट्टी का आलीशान मकान को तोड़कर अब पक्के मकान की चाह में हितग्राहियों को अपनी पुश्तैनी जमीन व जेवरात बेचकर या फिर दूसरों से कर्ज लेकर मकान बनाना पड़ रहा है। वही जो हितग्राही मकान का निर्माण नहीं शुरू किया है उस पर पंचायत सचिव, रोजगार सहायक व अधिकारियों के द्वारा दबाव भी बनाया जा रहा है, जिससे हितग्राही मानसिक रूप से परेशान है। अभी जो वर्तमान जो राशि मिली तो उतने में मकान बना रहे हो, कहीं अन्य जगह से रुपए की व्यवस्था करें? अन्य जगह जमीन बेच के मकान बना रहे हैं। जमीन बेच कर मकान बनाना पड़ता है। हाँ, कितनी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। जमीन 1 एकड़ जमीन बेच के बना रहे हैं मकान। तो बन गया मकान के भी नहीं, ये भी कंप्लीट भी नहीं हुआ है अभी। अच्छा, ये बताइए जैसे जो जमीन बेचे हैं आपने और जितना बड़ा मकान तोड़े हैं तो उतना बड़ा मकान बन सकेगा आपका? जो जमीन बेचे हैं तो उतनी लागत नहीं बनी। क्या होना था? जो 1.5 लाख रुपए की राशि मिली तो कितनी राशि मिलनी थी मकान बनाने के लिए? कम से कम 2.5-3 लाख रुपए मिल रहा था। 2.5-3 लाख रुपए। तो किस तरह से परेशानी आ रही है आपको? परेशानी है ना भैया, 1.5 लाख रुपए में थोड़ी ना बन रहा है कि नहीं? अब बाप दादा का है जो बेचे हैं उसमें भी पूर्ति नहीं, कम से कम 6-7 लाख रुपए तो बन लग रहा है, मिलना चाहिए है कि नहीं? सर जो 1.5 लाख रुपए मिले उसमें क्या क्या सामग्री आ पाएगी? क्या आया, एक बार मिला 25, उसमें तो सीमेंट गिट्टी भी नहीं आए। फिर दोबारा मिला 45 का, उसमें भी कम पड़ गया। 1.5 लाख रुपए में सिर्फ मटेरियल ही आ रहा है? मटेरियल ही आ रहा है, उसमें भी कम जा रहा है ना? उसमें कम जा रहा है कि नहीं? तो फिर कैसे कर रहे हैं आप लोग मैनेज? फिर कहाँ से कर रहा है? क्या करेंगे, अब उधार बाड़ी जेवर जट्टा सब बेच रहे हैं और लगा रहे हैं मकान में। दूसरे से कर्ज में रुपए ला रहे हैं आप लोग? हाँ। जैसे आपका भी मकान बना तो रुका क्यों है अभी? रुपए की वजह से? रुपए की वजह से। अच्छा, राशि नहीं है इसलिए रुका हुआ है। इसलिए हाँ। फिर जिसके लिए क्या करेंगे, कर्ज ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, जेवर बेच रहे हैं, क्या करेंगे? अन्य जो पुश्तैनी जेवरात उसको बेच रहे हैं क्या? हाँ, उसको ही बेच रहे हैं। तो क्या लगता है जो शासन जो राशि दी है तो क्या लगता है आपको इसको क्या होना था इसमें? उतना हो नहीं पा रहा है, वो में दे रही है तो उसने बढ़ा कर देना चाहिए। हाँ, लोहे का रेट महंगा है, गिट्टी का रेट महंगा है, सीमेंट महंगा है, तो कहाँ तक बनेंगे? यानी हर चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। तो ये तो क्या लगता है आपको कर्जदार बन रहे हैं क्या है? नहीं, बढ़ के आना चाहिए। गरीब को जब दे रहा है तो बढ़ के आना चाहिए रुपए। पीएम आवास के ब्लॉक समन्वयक गौरीशंकर हंगडाले ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 7,688 मकान स्वीकृत हुए, जिसमें से कुछ हितग्राहियों ने मकान का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है और महंगाई बढ़ने के कारण पीएम आवास के निर्माण कार्य हितग्राही धीमी गति से कर रहे हैं।
साथ ही यही भी बताया गया कि आवास प्लस में 2742 मकान स्वीकृत हुए, जिनमें से 1360 हितग्राहियों के खाते में प्रथम किस्त की राशि आ चुकी है। और इस पीएम आवास योजना के अंतर्गत लालबर्रा विकास खंड में 18,041 मकान स्वीकृत हुए, जिसमें 10,235 मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष मकानों का निर्माण कार्य जारी है। वाराणसी नगर के मुख्य बस स्टैंड में आए दिन महिला और पुरुषों के बैग में रखे सामान चोरी हो रहे हैं। बीते कुछ दिवस पूर्व ही एक महिला के जहां करीब 5 लाख रुपए के जेवर बस में सफर करते समय उड़ा दिए गए, वहीं 13 मई को भी कुछ इसी तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हुए एक महिला को रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस घटना की सूचना लगने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उक्त महिला को अपने अभिरक्षा में ले लिया है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला भीख मांगने का कार्य करती है, जो बालाघाट निवासी बीना पाथरकर है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस एजेंट पुनाराम कोलते ने बताया कि वाराणसी से कटंगी जाने के लिए यात्री प्रतीक्षालय में इंतजार कर रही एक महिला जब कटंगी जाने वाली बस में सवार होने चढ़ ही रही थी, तभी पीछे से उसके हैंडबैग से कुछ निकाले जाने का उसे आभास हुआ, जिस पर महिला ने पीछे पलटकर भीख मांग रही बीना को रंगे हाथों पकड़ लिया। बैठ पुनाराम कोलते बस एजेंट। थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी ने बताया कि आवेदक वर्तमान तक थाने में उपस्थित नहीं हुआ है, परंतु पूर्व में घटित अपराध को देखते हुए पूछताछ की जा रही है। क्या हुआ, बाई कटंगी जा रही थी तो बस में बैठते हुए जाते टाइम में बाई ने एक ने उसके पर्स में हाथ डाल के पैसे निकालने की कोशिश कर रही थी। तो उसके बाद में उनने क्या उनको पकड़ ली बाई ने, और उसको फिर सभी लोगों ने मदद से भी पकड़ के पुलिस थाने में पहुँचा दिया। बस में यहीं से बैठ रही थी बाई। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए दी गई राशि का दुरुपयोग करने के कारण महिला एवं बाल विकास परियोजना बिरसा के तत्कालीन परियोजना अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव के वेतन से 1,24,500 रुपए की वसूली करने के आदेश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास परियोजना बिरसा के 8 आंगनवाड़ी केंद्रों में वर्ष 2015-16 में एवं 15 आंगनवाड़ी केंद्रों में वर्ष 2017-18 में बुनियादी सुविधाओं जैसे चबूतरा निर्माण, बिजली फिटिंग, वाटर कूलर, नल पाइप, वाटर टैंक, स्टैंड पुताई, चित्रकारी आदि के लिए 50-50 हजार रुपये की राशि आवंटित की गई थी। इस अनियमितता के संबंध में विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा जाँच करने कहा गया था। बैयर एसडीएम के द्वारा इस शिकायत की प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र वार जांच और किए गए कार्य का मूल्यांकन कराया गया। जांच में पाया गया कि तत्कालीन परियोजना अधिकारी देवेंद्र यादव के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र कोसम टोला, बैगा टोला, पंडरा पानी, छापर टोला, माटे, साहू टोला, मानेगांव, देवरी मेटा, बोरखेड़ा, सोजरिया टोला, पल्हेरा, मसरीन टोला में आवंटित 1-1 लाख रुपए की राशि के विरुद्ध 83 हजार रुपये की राशि व्यय की गई है। इस प्रकार उनसे 1,24,500 रुपये की राशि वसूल करने की अनुशंसा की गई। इस पर महिला एवं बाल विकास परियोजना बिरसा के तत्कालीन परियोजना अधिकारी देवेंद्र यादव को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, जिस पर कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने परियोजना अधिकारी देवेंद्र यादव के वेतन से 1,24,500 रुपये की राशि 25 समान किस्त में 4,980 रुपये में वसूल करने के आदेश दिए हैं। यह राशि माह मार्च 2022 के वेतन से प्रारंभ कर वसूली पूर्ण होने तक की जाएगी। देश में कोयले के संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन का ध्यान सोलर एनर्जी पर जरूर गया, लेकिन अपने ही सख्त नियम की वजह से उसने खामोशी से इस मुद्दे को खामोश कर लिया। चलिए आपको बता देते हैं कि बालाघाट जिले के भीतर सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने में क्यों निजी संस्थान और लोगों ने रुचि नहीं दिखाई। दरअसल सोलर एनर्जी को लेकर सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। आज इसी जमीनी हकीकत के विषय में हम पूरी विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन बीते दिनों कोयले की कमी को देखते हुए इस बात का ढिंढोरा पीटने लग गई कि सोलर सिस्टम इस आपदा की घड़ी में बहुत अधिक काम आएगा, लेकिन जब उसने अपनी फाइल खंगाली तो पता चला कि नियमों की शक्ति की वजह से निजी संस्थान और निजी लोगों ने सोलर सिस्टम लगाने में रुचि नहीं दिखाई। दरअसल मध्य प्रदेश के भीतर यदि आपको अपनी छत पर सोलर सिस्टम लगाना है और पूरे घर की बिजली मुफ्त करनी है तो उसके लिए किसी भी तरह की कोई सब्सिडी नहीं दी जाती। वह दूसरे राज्यों में अलग अलग तरह की सब्सिडी उपलब्ध है। सब्सिडी नहीं होने के कारण सोलर सिस्टम की प्राथमिक लागत बहुत अधिक हो जाती है। वहीं यदि कोई व्यक्ति ने अपनी छत या खाली जमीन पर सोलर सिस्टम लगा कर रखा हो तो उसके बदले में कोई 1 मीटर की बिजली माफ की जाएगी। नतीजा, यदि व्यक्ति के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में सोलर पैनल लगा दिए गए हो
वह चाहे कि उसके नाम से 2 से 3 बिजली मीटर की बिजली माफ कर दी जाए तो शासन की नीति यह भी शामिल नहीं है। नतीजा, बालाघाट जिले के भीतर मध्य प्रदेश शासन में सरकारी संस्थान, शासकीय भवन की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने में बेहद रुचि दिखाई। जिले के 272 सरकारी संस्थानों की छत पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा दी गए, जिससे 60,02,746 यूनिट बिजली उत्पादन होती है। उसकी तुलना में महज 48 निजी संस्थान या लोगों ने सोलर सिस्टम लगाने में रुचि दिखाई। 1,12,000 यूनिट बिजली का वे उत्पादन करते हैं। इससे बालाघाट जिले में शासकीय भवनों में सोलर कनेक्शन 272 लगे हुए हैं, जिनका कि भार 1,06,020 किलोवाट है। इनमें प्रति माह यूनिट खपत लगभग 6,02,000 आती है। बालाघाट जिले में सामान्य उपभोक्ताओं के यहाँ सोलर कनेक्शन 48 लगे हैं, जिनका कि कुल भार 1,0822 किलोवाट है और उनमें यूनिट खपत 1,12,000 आती है। सर, टोटल कितनी बिजली उत्पादन करते हैं प्रतिदिन से? बिजली उत्पादन का जी सर। सामान्य उपभोक्ताओं के सोलर कनेक्शन 48 लगे हैं जिले में, जिनका कि कुल भार 1,0822 किलोवाट है और उनकी खपत मतलब उत्पादित यूनिट 1,12,000 यूनिट है। इस तरह से अपने ज़िले में 320 कनेक्शनों में 7,15,000 यूनिट का उत्पादन सोलर पैनल के द्वारा हुआ है। मुस्लिम समुदाय ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए धर्मगुरु की शान में अश्लील टिप्पणी करने वाले आरोपी भाजपा किसान मोर्चा मंडल लालबर्रा के अध्यक्ष राजेंद्र परिहार की गिरफ्तारी नहीं होने से मुस्लिम समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। 13 मई को मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन को 7 दिन के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर 20 मई को लालबर्रा बंद करवाने के साथ ही थाने का घेराव करने की भी चेतावनी दी गई। समाज में आपसी भाईचारे को जो नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा आदमी गलत पोस्ट डाला है जिनने, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पूरी जमात की यही मांग है, दोनों तरफ से, दोनों मस्जिदों से जमात की यही मांग है कि उसको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। ये जो तनाव बना हुआ है ये कम होगा, उसी से होगा, जल्दी से जल्दी आरोपी गिरफ्तार किया जाए। अभी बीच में आपने थाने का घेराव भी किए थे। हाँ, टीआई साहब से आश्वासन मिला है, जब भी जहाँ भी लोकेशन उसकी मिलेगी, ट्रेस कर रहे हैं उसको, जब भी मिलेगा वो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। आश्वासन दिए हैं उन्होंने टीआई साहब। कब तक गिरफ्तार कर लेंगे? ऐसा तो कोई समय निश्चित नहीं किए हैं, वह बता के रखे हैं कि उसके लिए 3 टीम बना दी गई है, छापामारी कार्रवाई की जा रही है, जहाँ भी मिलेगा उसको गिरफ्तार जरूर किया जाएगा। निष्कर्ष ये निकला है कि पुलिस प्रशासन ने कहा है कि भाई हम उसकी दबिश के लिए पुलिस पार्टियां घूम रही हैं, है ना, और जल्दी ही हम उसको जो है गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। किस मामले को लेकर समुदाय में आपके साथ? उसने क्या है, धर्म संप्रदाय को लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है गंदे कमेंट्स किए, जिससे पूरा मुस्लिम समाज आहत है। किस व्यक्ति के द्वारा? ये रानी कोठार का राजेंद्र परिहार करके है कोई। जैसे आप लोगों ने कहा था कि जल्द गिरफ्तार किया जाए, तो क्या बोले होगी गिरफ्तारी की? नहीं, गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, बोला है उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने, टीआई साहब ने, तहसीलदार साहब ने। थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु की शान में अश्लील टिप्पणी करने वाले रानी कुठार निवासी राजेंद्र परिहार के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और वह फरार है। साथ में यह भी बताया गया है कि शुक्रवार को जामा मस्जिद लालबर्रा, रजा मस्जिद अमोली पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से चर्चा कर कहा गया है कि किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन न करे, शांति व्यवस्था बनाए रखे। पूरा भाई कितने दिनों में जाएगी सर? मैं टाइम नहीं बता सकता है ना, वो टाइम मत बताओ। कोई हैदराबाद लग जाता है, कोई मुंबई लग जाता है, हमारा ये काम तब तक अरेस्टिंग का ऐसा कुछ है? बिल्कुल लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसे उनको लोकेशन मिलती है। कल से हमने मुखबिर लगाए हैं, जहाँ जहाँ उनके संभावित स्थान है वहाँ पे हमारी टीम के लोग काम कर रहे हैं, मुखबिर लगे हुए हैं, जैसे पता चलता है।